हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में है। आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 की जगह लेने वाली है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या है। इस वीडियो में नई शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण आपको मिलेगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताई गई हैं। सबसे पहली बात आती है स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा को सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, जो नई एनपीई 2020 का उद्देश्य है। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। दूसरा, नए पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा एनपीई 2020 का उद्देश्य है। एनईपी 2020 मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। मैं आपको बताता हूँ आगे की स्लाइड में कि 5+3+3+4 जो फॉर्मेट है, इसका सिस्टम है, ये क्या है। चलिए देखते हैं ये क्या फार्मूला है। सबसे पहला जो 5+3 में ये 5 है, ये होता है फाउंडेशन स्टेज। इसमें पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए बच्चों का एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर यदि कहें तो ये एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। अब जो अगला 3 है, ये है प्रीपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। अब जो अगला 3 है, 5+3+3, इसमें है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। अब जो ये 4 है, ये है सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी इसमें होगी। पहले यह थी व्यवस्था। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से हम विषय चुन सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। जो नई शिक्षा नीति है, इसमें स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार किया गया है।
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाना है और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभव शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाना है। विद्यार्थियों को उनकी पसंद का विषय चुनने के कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। विद्यार्थी अपनी पसंद का विषय चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कूलों में छठे ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें बहुभाषावाद और भाषा की ताकत पर विशेष जोर दिया गया है। नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक यानी कि कक्षा 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड कक्षा 8 तक हो ये, और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। आकलन में सुधार। NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। समान और समावेशी शिक्षा। NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर रहेगा, जिनमें बालक बालिका, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा, अर्थात जो आने वाले समय में जो NEP है इसके अकॉर्डिंग शिक्षकों की भर्ती आसान नहीं रह जाएगी, ये और भी टिपिकल हो जाएगी। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, यानी कि पदोन्नति के लिए भी टेस्ट वगैरह होंगे, जिसमें कई स्रोतों के समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रकाशक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। यानी कि अगर आपकी पदोन्नति होनी है तो इसमें आपका जो काम है वो देखा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। स्कूल प्रशासन। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो प्रशासन की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। NEP 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा एकेडमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन करेंगे। अब बात आती है हायर एजुकेशन की, उच्चतर शिक्षा। 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना है। NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% जो कि 2018 में था से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। समग्र बहुविषयक शिक्षा।
नई नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाण के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पहले 1 साल में ही निकल रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करके निकल रहा है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्षों के बाद निकल रहा है तो उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी, और 4 वर्षों के बाद निकल रहा है तो शोध के साथ साथ उसको स्नातक की डिग्री भी मिलेगी। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक कर रहा है और वो पहले 2 साल में उसको किसी कारणवश एग्जिट होना पड़ जाता था तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। विभिन्न HEI से अर्जित डिजिटल रूप से एकेडमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है, जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अर्थात जो हमारे देश में आज की डेट में IIT और IIM के कॉलेज हैं, ये वर्ल्ड क्लास कॉलेज हैं, इन्हीं के जैसे और भी कॉलेज खोले जाएंगे। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। विनियमन: चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। इस आयोग में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा शामिल नहीं होगी। HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद और वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। HECI प्रौद्योगिकी के जरिए चेहरा रहित अंतःक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा और इसमें नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले HEI को दंडित करने की शक्ति भी होगी। विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना: उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिए बड़े साधन संपन्न गतिशील बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी, जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय, शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। महाविद्यालयों की संबद्धता है 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बन जाएंगे। प्रेरित ऊर्जाशील और सक्षम संकाय: NEP सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिए प्रेरक और ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अध्यापक शिक्षण: NCERT के परामर्श से NCTE के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापन
अध्यापक शिक्षण संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परामर्श मिशन, एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा, जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे, जो कि विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श या व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खुली और दूरस्थ शिक्षा, GER को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रह अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हो। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर भी बढ़ावा दिया गया है। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का निर्माण किया जाएगा। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा। प्रौढ़ शिक्षा, इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। वित्त पोषण शिक्षा, शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं अपितु व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके। अभूतपूर्व परामर्श, 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है।
यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके लिए बहुत सारे परामर्श मांगे गए थे, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। MHRD द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस तरह से नई शिक्षा नीति 2020 अमल में आई। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नियर एंड डियर को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इससे अवेयर हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।